हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, पीवीसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए आपका है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका है पॉलीस्टाइरीन प्रोपेलिन, ऑप्शन सी आपका है पॉलीप्रोपेलिन और ऑप्शन डी आपका है ट्राइनाइट्रेट टॉलुइन। तो पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक उत्प्रेरक, ऑप्शन ए आपका है किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता, ऑप्शन बी आपका है रासायनिक क्रिया की गति को कम करता है, ऑप्शन सी है आपका क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, ऑप्शन डी आपका है क्रिया की गति को न कम तथा न अधिक ही कर सकता है। तो जो आपका उत्प्रेरक होता है वह रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाता है उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और जो रासायनिक क्रिया की गति को घटाता है उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक विष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोरोफॉर्म है, ऑप्शन ए आपका है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी आपका है प्रतिरोधी, ऑप्शन सी आपका है सल्फा ड्रग्स और ऑप्शन डी आपका है निश्चेतक। तो क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक का काम करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है सोडा लाइम, ऑप्शन बी आपका है बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी आपका है कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए एक क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने खुद ही आपको 2-3 सेट में पढ़ाया है, तो इस पे आप इंपॉर्टेंट का टिक कर लीजिएगा। अमोनिया को शुष्क करने के लिए बिना बुझा चूना CaO का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है। अगर बुझा चूना का पूछ लिया है आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में, ये तो बिना बुझा चूना का है, और बुझा चूना का CaOH का टॉयलेट रासायनिक सूत्र होता है, और जो चूना पत्थर का होता है वो आपका होता है CaCO3। तो इन तीनों फार्मूलों को ध्यान में रखना है। ये आपका है बिना बुझा चूना, ये आपका है बुझा चूना, और ये आपका है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए आपका है तन्यता, ऑप्शन बी आपका है सुगठिता, ऑप्शन सी आपका है प्रत्यास्थता और ऑप्शन डी आपका है घातवर्धता। तो धातुओं का वह गुण जिससे चादरें बनाई जाती है, धात्विक चादरें बनाई जाती है, वह होता है घातवर्धता। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झाग फलन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है अयस्क के सांद्रण में, ऑप्शन बी आपका है अयस्क के अवकरण में, ऑप्शन सी आपका है अयस्क के ऑक्सीकरण में, और ऑप्शन डी आपका है अयस्क में उपस्थित धातुमल को हटाने में। तो झाग फलन विधि का उपयोग अयस्क के सांद्रण में होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है, अतः उनके अणुओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए आपका है 7:32, ऑप्शन बी आपका है 3:16 और ऑप्शन सी आपका है 1:4 और ऑप्शन डी आपका है 1:8। तो भारात्मक अनुपात दे दिया है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो भारात्मक अनुपात दे दिया है 1:4। बोला जा रहा है इनके अणुओं का अनुपात, तो नाइट्रोजन में कितना होगा 7 और ऑक्सीजन में कितना होगा 32। तो 7:32 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति का नाम है। ऑप्शन ए आपका है मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी आपका है मेथेनॉल, ऑप्शन सी आपका है मेथेन और ऑप्शन डी आपका है हाइड्रोक्सी मेथेन। तो CH3OH का IUPAC नाम पूछा जा रहा है,
तो CH3OH का यूपीएससी नाम क्या होगा? मेथिल। और ये एल्कोहल समूह जुड़ा है तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको मेथेनॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, उसके बाद से OH समूह जुटा है तो R हो जाएगा, तो मेथ दरार क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ओके, तो दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है, गैस का अनुभार होगा। ऑप्शन ए आपका है 50, ऑप्शन बी आपका है 25, ऑप्शन सी आपका है 25 का ऋण 2 और ऑप्शन डी आपका है 50 का ऋण 2। दो गैसों की बात की जा रही है। मान लिया एक गैस हमारा X है और दूसरा गैस आपको हाइड्रोजन दे दिया है। विसरण दर बोला है 1/5 है। विसरण दर होता है आपका R1/R2 बराबर √M2/M1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा M2/M1। यहाँ पर आपको R1/R2 का मान 1/5 दिया है, लेकिन उसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर M2/M1। यहाँ पर R1/R2 का मान आपको दे दिया है 1/5, M2 का मान आपको दे दिया है। M2 कौन सा है? हाइड्रोजन आपका है तो इसका 2 होता है, तो यहाँ पर आपको 2 ले लेना है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, बटे यहाँ पर x कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 50, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका है परमाणु भार के, ऑप्शन बी आपका है अणुभार के, ऑप्शन सी आपका है वाष्प घनत्व के और ऑप्शन डी आपका है विशिष्ट ऊष्मा के। तो किसी तत्व के संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल परमाणु भार के बराबर होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एलपीजी का अवयव नहीं है। ऑप्शन ए आपका है एथेन, ऑप्शन बी आपका है ब्यूटेन, ऑप्शन सी आपका है प्रोपेन और ऑप्शन डी आपका है मेथेन। तो एलपीजी का अवयव नहीं है, तो एलपीजी के अवयव क्या होता है? एक आपका होता है एथेन, दूसरा आपका होता है प्रोपेन और तीसरा आपका होता है ब्यूटेन। यह एलपीजी के अवयव है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसके अलावा क्या दिया है? मेथेन। तो मेथेन आपका एलपीजी का अवयव नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में ऑप्शन ए आपका धन विद्युतीय प्रकृति घटती है, ऑप्शन बी आपका ऋण विद्युतीय प्रकृति घटती है, ऑप्शन सी आपका है रासायनिक संयोजन क्षमता घटती है, ऑप्शन डी आपका है रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में धन विद्युतीय प्रकृति जो होता है वो घटता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका है विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल, ऑप्शन सी आपका है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी आपका है KMnO4। तो नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल का उपयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है। ऑप्शन ए आपका है ऑक्सीकरण से, ऑप्शन बी आपका है अपचयन से, ऑप्शन सी आपका अपघटन से और ऑप्शन डी आपका है लवण बनाकर। तो क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है किससे? वो ऑक्सीकरण से करती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। ऑप्शन ए आपका है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी आपका है फास्फेट व सल्फेट, ऑप्शन सी आपका है क्लोराइड व सल्फेट और ऑप्शन डी आपका है बाइकार्बोनेट व सल्फेट। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट की वजह से होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसिटिलीन के बहुलीकरण पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका है एथेन, ऑप्शन बी आपका है एथीन, ऑप्शन सी आपका है बेंजीन, ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन मिलता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
निम्न विक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी आपका है बादलों का बनना, ऑप्शन सी आपका है हाइड्रोजन का जलना और ऑप्शन डी आपका है बल्ब का जलना। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया है, तो जो हाइड्रोजन का जलना है वो रासायनिक अभिक्रिया है। आप सिंपल कॉन्सेप्ट से ध्यान रख सकते हैं कि कौन भौतिक अभिक्रिया है, कौन रासायनिक अभिक्रिया है। प्यारे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन का जलना, यदि आपने हाइड्रोजन को जला दिया, वह राख बन गया, तो पुनः आप राख से हाइड्रोजन नहीं प्राप्त कर सकते। यानी रासायनिक अभिक्रिया में आप पुनः वह पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। सिंपल सी बात है, उसमें हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। और भौतिक अभिक्रिया में आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है बर्फ का पिघलना, तो बर्फ यदि पिघल जाता है पानी के रूप में, तो पानी को आप ठंडा करके बर्फ के रूप में पा सकते हैं। उसी प्रकार से बादलों का बनना, तो बादल बनता है, बारिश होती है, फिर बारिश वाष्पीकरण होकर के फिर बादल बन जाते हैं। यानी भौतिक अभिक्रिया में पुनः वह पहली चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक नया चीज बनता है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्रव के द्रव्यमान प्रकाश का वेग c तथा इसकी ऊर्जा में संबंध है। ऑप्शन ए आपका E² बराबर mc, ऑप्शन बी आपका E बराबर m²c, ऑप्शन डी सी आपका E बराबर mc² और ऑप्शन डी आपका E बराबर m²c²। तो E m और c में अनुपात होता है E बराबर mc²। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए उसमें उचित मात्रा में मिलाते हैं। ऑप्शन ए आपका है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी आपका है फिटकिरी, ऑप्शन सी आपका है नमक और ऑप्शन डी आपका है चूना। तो दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए बेकिंग सोडा मिलाते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा और धावन सोडा, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इन दोनों सोडों का रासायनिक सूत्र आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि ऑप्शन ए आपका है अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी आपका है अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी आपका अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी आपका है कम ताप की आवश्यकता होती है। तो प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पर हमको अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक रेडियोएक्टिव नाभिक की अर्धायु 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन कम होकर 125 मिग्रा रह जाएगा? तो 125 मिग्रा का सेंस आप समझ लीजिए क्या होता है। 125 मिग्रा यानी यह 1/8 ग्राम के बराबर है। तो 1 ग्राम आपका है, कह रहा है कि 44 दिन में, और रात 44 दिन है, यानी 1 से इसको हाफ होने में 44 दिन लगता है। फिर हाफ से इसका हाफ होने के लिए, यानी हाफ का आधे का आधा करेंगे तो 1/4 होगा, तो इसको कितना 44 दिन और लगेंगे। फिर आधे का हमको 1/8 तक पहुंचना है, तो आधे का आधा करने के लिए यानी 1/4 का भी आधा करेंगे तो एक आपका 1/8 हो जाएगा, यानी 44 दिन और की जरूरत है। तो कितने दिन लगेंगे? 44 44 44 तीनों जोड़ेंगे तो 132 दिन लगेंगे आपको 125 मिग्रा रह जाने में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑप्शन ए आपका 2 8 13, ऑप्शन बी आपका 2 8 14, ऑप्शन सी आपका 2 8 10 2 और ऑप्शन डी आपका 2 8 10 4। ओके, तो जो क्रोमियम होता है, इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 13 और 1 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए आपका है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी आपका है वायु शक्ति, ऑप्शन सी आपका है जल शक्ति और ऑप्शन डी आपका है यूरेनियम 235। तो जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है वो आपका यूरेनियम 235 है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 मिनट के लिए समझ लीजिएगा नवीकरणीय स्रोत क्या होता है और अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है। नवीकरणीय स्रोत प्यारे दोस्तों वह स्रोत होता है जिसको आप डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ना प्राप्त कर सके,
नवीकरणीय स्रोत, जिसको आप डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ना प्राप्त कर सके, उसको प्राप्त करने के लिए आप किसी प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करें या किन्हीं चीजों को आपस में उनको कंबाइन करके या किसी विधि का उपयोग करके प्राप्त करें, वो नवीकरणीय स्रोत। जिसको आप डायरेक्ट इन्वायरमेंट से, डायरेक्ट पर्यावरण से पाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। ओके, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्लियर हो गया होगा कि नवीकरणीय को हम प्रयोगशाला या किसी विधि का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं, जो अनवीकरणीय होता है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुहागा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए आपका है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी आपका है नौसादर, ऑप्शन सी आपका है पोटेशियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी आपका है सोडियम टेट्राबोरेक्स। तो सुहागा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम टेट्राबोरेक्स होता है। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो होता है आपका Na2V4O7 इंटू का 10H2। ये सुहागा का रासायनिक सूत्र है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सुहागा का रासायनिक सूत्र Na2V4O7 इंटू 10H2। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 0.535 ग्राम शुद्ध नौसादर चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा। ऑप्शन ए आपका 112 मिली, ऑप्शन बी आपका दिया है 224 मिली, ऑप्शन सी आपका दिया है 336 मिली और ऑप्शन डी आपका दिया है 448 मिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे इस क्लास का लाभ और भी स्टूडेंट को मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।